इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी की। इससे पहले हमने काफ़ी सारी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं टॉट के, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन से लेके स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी तक समझ लिया। अब हम आते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी के ऊपर। अब देखिए, जब हमने वाइकेरियस लायबिलिटी को समझना है तो इसके अंदर क्या होता है, वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें इसको समझना है कि वाइकेरियस लायबिलिटी होती क्या है। देखिए, वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है, जहां पे एक पर्सन मतलब वन पर्सन के एक्ट के लिए, मतलब ए ने एक्ट किया, उसके एक्ट के लिए बी लाइबल होगा। लेकिन ये कब ऐसा होगा, ये सर्टेन केसेस के अंदर ऐसा होगा। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से रिलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन। अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है तो वहाँ पे अगर ए कोई चीज़ करता है तो वहाँ पे पी जो है मतलब प्रिंसिपल जो है वो लाइबल होगा। ऐसे ही अगर कोई मास्टर सर्वेंट का रिलेशन है, सर्वेंट अगर कोई काम मास्टर के बिहाफ पे करता है तो मास्टर लाइबल होगा। ऐसी पार्टनर्स कोई काम करते हैं तो पार्टनर्स एक दूसरे के काम के लिए लाइबल होते हैं, जो हम सेक्शन 26 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी देखते हैं। अब ये जो वाइकेरियस लायबिलिटी है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसको क्यों बनाया गया, इसके पीछे रीज़न क्यों रखा गया, इसके कुछ बेसिक रीजन है। बेसिकली हमारे पास 6 रीज़न है कि वाइकेरियस लायबिलिटी एग्जिस्टेंस के अंदर क्यों आई। तो इसके पीछे सबसे पहला रीज़न है, अगर हम इसके रीजंस देखें तो इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो बोलता है कि ये मोर रीजनेबल है। अब मोर रीजनेबल कैसे है, ये मोर रीजनेबल है क्यों, क्योंकि जो मास्टर है वो सफ़र करना चाहिए रॉन्ग के लिए उसके सर्वेंट के। क्यों, क्योंकि मास्टर जो है वो अपने सर्वेंट के ऊपर ट्रस्ट करता है। अब सर्वेंट क्यों उसके ऊपर सफ़र करे, क्योंकि काम तो वो किसके कहने पे हुआ है, मास्टर के कहने पे हुआ है। तो इसलिए जो मास्टर है वो लाइबल होना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न क्या है, मोर रीजनेबल, ये ज़्यादा रीजनेबल है। अगर हम सर्वेंट को यहाँ पे लाइबल करने लग जाएंगे तो रीजनेबल नहीं लगता। दूसरा बात देखें, दूसरा रीज़न देखें तो दूसरा रीज़न कहता है हमें कि नो मैन शैल बी अलाउड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग, कि भाई गलती किसकी है और उसकी सजा किसको मिले। तो जब गलती मेन व्यक्ति की है, जो करवा रहा है उसको, तो उसकी सजा जो कर रहा है उसको क्यों मिले। तो नो मैन शेल बी अलाउड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग, जो उसने खुद गलती की है उसके लिए कोई और बेनिफिट नहीं लेगा। तीसरी बात जो आती है वो ये है कि हमारे पास एक लैटिन मैक्सिम है, क्वी फेसिट, क्वी फेसिट पर एलियम, क्वी फेसिट पर एलियम, आगे फेसिट पर से। अब देखिए इस मैक्सिम का मतलब क्या है, ये मैक्सिम का मतलब है कि ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज डीम्ड टू एक्ट इन पर्सन, कि जो दूसरे के द्वारा काम करता है उसको मान लेते हैं कि उसने खुद एक्ट इन पर्सन किया है। जैसे हम ये जो भी रिलेशंस बताए, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन, मास्टर सर्वेंट रिलेशन, पार्टनर्स का रिलेशन, तो वहाँ डीम्ड मान लिया जाता है कि उसने खुद ही एक्ट किया है। तो इस मैक्सिम के ऊपर ये चलता है। फिर चौथा रीजन हमारे पास क्या आता है कि जो रिस्पोंडेंट होता है वो सुपीरियर होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि लेट द प्रिंसिपल आंसर, कि जो प्रिंसिपल है, जो काम करा रहा है, जिसके बिहाफ पे काम हो रहा है, उसको आंसर करने दो, जिसने किया है वो आंसर नहीं करेगा। उसके बाद जो पांचवा रीजन आता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है, जो काम कर रहा है, वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होता, उसको तो क्या मिलेगा, उसको अपने काम के लिए थोड़े बहुत पैसे मिल रहे होते हैं, अगर उसी को लाइबल कर दोगे तो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होगा वो। वहीं जो मास्टर होता है उसके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है कि वो उसके लिए कंपनसेशन पे कर सके, सिविल लायबिलिटी को अपने ऊपर उठा सके। तो इसलिए भी एक रीज़न है क्यों वाइकेरियस लायबिलिटी को डेवलप किया गया। और सिक्स्थ रीज़न और आखिरी रीज़न ये है कि जो एम्प्लॉयर है या जो प्रिंसिपल है या जो मास्टर है, वही तो पूरे के पूरे एक्शन को, पूरी की पूरी चीज़ को मोशन के अंदर लेके आया है। पूरी की पूरी जो थिंग है
उसको मोशन के अंदर लेके आया, तो जिसने वो काम करा है उसी को लाइबल कराओ। क्यों उस व्यक्ति को करना जिसने वो किया? वो तो कुछ पैसों के लिए सिर्फ काम कर रहा है। जो मेन व्यक्ति जिसने वो काम कराया, जो पूरी चीज को मोशन के अंदर लेके आया है, वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ये 6 रीजंस है जिसकी वजह से वाइकेरियस लाइबिलिटी को डेवलप किया गया। अब देखिए, अब हम समझते हैं इन रिलेशंस को। सबसे पहले हम आते हैं प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के रिलेशन को। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन को देखते हैं। अब मान लीजिए, अब ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जहां पे कोई एक्ट ऑथोराइज किया जाए, किसके द्वारा? प्रिंसिपल के द्वारा, और उसको कौन करे? एजेंट करे। तो वहां पे उन एक्ट के लिए लाइबल कौन होगा? दोनों लाइबल होते हैं वहां पे, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी। और ये जो अथॉरिटी दी जाती है प्रिंसिपल के द्वारा, वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली दी जाती है। ठीक है। अब जब कोई जो एजेंट होता है, जब वो कोई रॉन्गफुल एक्ट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज करता है, ये जरूरी है। कैसे करे वो? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज एजेंट। अगर वो नॉर्मली काम कर रहे तब नहीं, लेकिन जब उसने एज एजेंट अपनी ड्यूटीज को निभाया है, किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए, तभी ये चीज एग्जिस्टेंस में आती है, अदरवाइज नहीं होती है। द प्रिंसिपल शैल बी लाइबल फॉर सच एन एक्ट। तो वहां पे प्रिंसिपल लाइबल हो जाएगा। देयर इज नो डाउट दैट द एजेंट इज लाइबल फॉर हिज एक्ट, दस द लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सिवरल। तो यहाँ पे लाइबिलिटी कैसी हो जाती है? जॉइंट एंड सिवरल हो जाती है, कि वो अपने अपने एक्ट के लिए भी होते हैं और दोनों मिलके भी लाइबल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक केस आता है, क्योंकि देखिए जो हमारा पूरा टॉर्ट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास कोई सेक्शंस या कोई एक्ट तो है नहीं। तो लियोड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, ये केस है 1912 का। अब देखिए इस केस के अंदर क्या होता है, जो ये व्यक्ति होता है, मिसेस लिलॉयड जो होती हैं, जो इनके पास क्या होते हैं? 2 कॉटेज होते हैं। इनके पास 2 कॉटेज होते हैं। ये क्या करते हैं, इनसे सेटिस्फाई नहीं होती, और ये जाके ना सॉलिसिटर, ये जो हमारे ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी थे, इनके पास जाते हैं। ये सॉलिसिटर्स होते हैं, इनको मतलब इनसे कंसल्टेशन लेने के लिए इनके पास ये जाती है। अब यहाँ पे जाती है तो जो इसका मैनेजिंग क्लर्क होता है इस कंपनी का, ये जो ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी थी, ये क्या करता है कि इसको एडवाइस करता है कि आप अपनी ये दोनों कॉटेज बेच दीजिए, और ये जो अपनी मनी है कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए। अब ये जो क्लर्क था, ये क्या करता है कि उससे साइन कराता है 2 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और उसको बोलता है कि ये सेल डीड है। लेकिन असलियत में क्या होती है? वो गिफ्ट डीड होती है, जिसको कि वो क्लर्क अपने नाम पे कर रहा होता है प्रॉपर्टी को, और जिसको वो करा के आगे बेच के उसके प्रोसीड्स को यूज करता है। तो यहाँ पे इसके अंदर ये डिसीजन आता है कि जो वो प्रॉपर्टी थी उसने उसको मिस एप्रोप्रिएट कर लिया, और एजेंट ने यहाँ पे किस तरीके से काम किया? अपनी एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम किया। तो यहाँ पे अब लाइबल कौन हो जाएगा? जो प्रिंसिपल था, जिसके लिए वो काम कर रहे थे, ये जो ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी थी, ये लाइबल हो जाएगी फ्रॉड के लिए। तो इस तरीके से हमें समझ आता है कि कैसे प्रिंसिपल और एजेंट जो होते हैं वो लाइबल होते हैं। ऐसे ही हमारे पास केस आता है SBI वर्सेस श्याम देवी AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट का केस। नोट कर लीजिएगा इसको। अब क्या होता है इसके अंदर, जो वुमेन होती है, मतलब जो प्लेंटिव होती है, उसका जो हस्बैंड होता है वो कुछ अमाउंट और कुछ चेक जो है अपने एक दोस्त को देता है, फ्रेंड को देता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसको दिया? फ्रेंड को दिया, जो कि एक एम्प्लॉय है डिफेंडेंट बैंक के अंदर। ये कौन है? फ्रेंड है, और ये एम्प्लॉय है। इसने एज ए एम्प्लॉय उसको वो चेक और अमाउंट नहीं दिया, उसने उसको एज ए फ्रेंड दिया कि जाके ये अकाउंट में, जो प्लेंटिफ का अकाउंट है उसके अंदर डिपॉजिट कर ले, और उसके लिए कोई रिसीट भी नहीं ली उसने। तो जो बैंक का एम्प्लॉय था, ये जो फ्रेंड था, ये पैसे लेके भाग जाता है, मिस एप्रोप्रिएट करता है उस अमाउंट को। तो यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो एम्प्लॉय था, जब इसने फ्रॉड कमिट किया, ये बैंक के एज ए एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा था, इसने प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर काम किया एज अ डिपॉजिटर्स फ्रेंड। तो जो डिफेंडेंट बैंक है वो लाइबल नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि इसने प्राइवेट तौर पर काम किया, इसने एज अ एजेंट काम नहीं किया, एज अ एम्प्लॉय काम नहीं किया बैंक का, तो ये लाइबल नहीं होगा। ऐसी अगर मान लीजिए अगर आप अपने फ्रेंड को अपनी कार भी ड्राइव करने के लिए देते हैं और वो मान लीजिए कार किसी को हिट कर देता है, तो यहाँ पे जो आप हैं, मतलब जो ओनर हैं उसके, आप लाइबल होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका एज ए एजेंट काम कर रहा है। इसी तरीके के फैक्ट्स ओमरड वर्सेस क्रॉसविले मोटर सर्विस लिमिटेड के केस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो इस केस को आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने समझा प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन को। अब हम आते हैं पार्टनर के रिलेशन को देखते हैं, पार्टनर्स के रिलेशन को देखते हैं। अब जैसा कि हमें पता है पार्टनर्स का अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ एजेंसी काम करता है। लॉ ऑफ एजेंसी जो होता है, जो पार्टनर्स के बीच के रिलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रिंसिपल और एजेंट जैसे ही रिलेशन होते हैं। जैसे प्रिंसिपल एजेंट में होता है ऐसे ही पार्टनर्स के बीच में रिलेशन होते हैं। तो इसलिए अगर कोई पार्टनर, जैसे ए बी सी अगर पार्टनर है, अगर एक पार्टनर टॉर्ट कमिट करता है अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए, तो जितने और पार्टनर्स हैं बी और सी जैसे यहाँ पे, तो ये सभी लाइबल होंगे सेम एक्सटेंट के लिए जैसे कि ये गिल्टी पार्टनर होगा, जो कि हम सेक्शन 26 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ते हैं। अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो आप इसकी वीडियो चेक कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो हर एक पार्टनर है जैसे ए बी सी, ये सभी कैसे लाइबल होंगे? जॉइंटली भी होंगे और सेवरली भी होंगे, एक साथ भी होंगे और अकेले अकेले भी लाइबल होंगे। यही हमारे पास एक केस आता है देखने के लिए, हैमलिन वर्सेस हस्टन एंड कंपनी का केस। इसके अंदर क्या था? 1903 का केस है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं, इसके अंदर दो पार्टनर्स होते हैं, मतलब जो डिफेंडेंट फर्म होती है इसके अंदर, ये क्या करते हैं? अपने जनरल स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर काम करते हुए, एज अ पार्टनर काम करते हुए, ये प्लेंटिफ के क्लर्क को ब्राइब देते हैं, रिश्वत देते हैं, और उसको इंड्यूस करते हैं कि वो अपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने प्लेंटिफ के साथ, और उसके जो सीक्रेट्स हैं वो हमें आके बताएं। तो यहाँ पे ये हेल्ड हुआ कि दोनों के दोनों पार्टनर्स जो थे वो लाइबल थे अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए, जो कि इन दोनों में से एक ने कमिट किया था। मतलब इस तरीके से लाइबल थे, जैसे कि अगर कोई एक दोनों में से करता वैसे लाइबल होते हैं, ऐसे अब दोनों लाइबल होंगे। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन समझ आता है पार्टनर्स के बीच में। अब हम आते हैं मास्टर एंड सर्वेंट के ऊपर। अब मास्टर एंड सर्वेंट में क्या होता है? अगर कोई सर्वेंट रॉन्गफुल एक्ट करता है अपनी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ये ध्यान रखना किसके अंदर? एम्प्लॉयमेंट के अंदर, द मास्टर इज लाइबल फॉर इट। तो यहाँ पे मास्टर जो है उसके लिए लाइबल हो जाएगा। देर इज नो डाउट दैट सर्वेंट टू इज लाइबल फॉर दिस एक्ट, मतलब सर्वेंट तो होगा ही होगा, लेकिन मास्टर भी वहां पे लाइबल हो जाएगा, मास्टर बच के नहीं जा पाएगा। तो जो सर्वेंट का काम होता है वो मान लिया जाता है, डीम्ड कर लिया जाता है कि वो मास्टर ने ही किया है। तो यहाँ पे जो हमने दो मैगजीम्स पढ़ी थी, जैसे एक रिस्पोंडिएट सुपीरियर वाली, एक तो वो एप्लीकेबल है जो मास्टर एंड सर्वेंट के अंदर है, लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल। और दूसरी कौन सी मैगजीम थी? कोई फैसिट पर आई एम फैसिट पर से, जो मैंने आपको रीजंस के अंदर बताई थी कि ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू हिमसेल्फ। मान लिया जाएगा कि उसने वो एक्ट खुद ही किया, डीम्ड कर लिया जाएगा। अब इसके एसेंशियल्स क्या हैं? दो एसेंशियल्स हैं इस रूल के, ये जो भी हमने देखा, इसके दो एसेंशियल्स हैं जो कि प्लेंटिफ को पहले प्रूफ करने पड़ेंगे उस क्लेम को लेने के लिए। अगर प्लेंटिफ सक्सीड हो जाता है ऐसा करने के लिए डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो वाइकेरियस लायबिलिटी जो होती है वो फिक्स हो जाती है। वो चीजें क्या हैं? सबसे पहले तो उसको इस रिलेशन को प्रूफ करना होगा कि उनके बीच में मास्टर और सर्वेंट के रिलेशन थे जिनके ऊपर वो स्यू कर रहा है। दूसरा, वो जो रॉन्गफुल एक्ट किया सर्वेंट ने, वो तब किया जब वो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, मतलब अपने मास्टर के पास वो काम कर रहा था तब उसने किया। तो ये दो चीजें उसको प्रूफ करनी होगी इस लायबिलिटी को बनाने के लिए। अब हम देखें सर्वेंट कौन होता है। सर्वेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय अनदर टू डू वर्क अंडर द डायरेक्शंस। इस चीज को ध्यान रखिए, ये वर्ड को नोट कीजिए, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल, जिससे हमें पता चलता है कि वो उसका सर्वेंट है या नहीं है।
एक मास्टर का, तभी वो लाइबल होगा, अदरवाइज मास्टर लाइबल नहीं होगा। इसीलिए हमें सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी वर्ड यूज किया, सर्वेंट क्या होता है, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ मास्टर पे काम करता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है वो काम तो लेता है अपने मतलब मास्टर से, मतलब जिससे वो काम करा रहा है उससे काम तो लेता है, लेकिन उसको अपनी जो उसकी एग्जीक्यूशन होती है वो अपने हिसाब से करता है। वो ऑर्डर या कंट्रोल नहीं लेता उस पर्सन का जो उसको करने के लिए कहता है, उसको अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से करता है, उसको जैसे ठीक लगता है उस हिसाब से करता है। लेकिन वहीं जो सर्वेंट होता है वो कंट्रोल के अंदर, डायरेक्शंस के अंदर काम करता है अपने मास्टर की। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति सर्वेंट है या कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। तो एक सर्वेंट जो है वो क्या है, is an agent who works directly under the supervision and direction of his employer। लेकिन वहीं जो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या है, अपना खुद का मास्टर है, वो किसी का सर्वेंट नहीं है, वो अपने आप में मास्टर है। तो जो कौन होता है, सर्वेंट होता है, वो क्या करता है, वो ओबे करता है अपने एम्प्लॉयर के ऑर्डर्स, टाइम टू टाइम जो भी उसको ऑर्डर दिए जाते हैं। लेकिन जो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कुछ सर्टेन वर्क उसके दिया जाता है, जैसे कुछ हम उसको काम देते हैं, जैसे घर वर बनाने का काम, रोड बनाने का काम, इस तरीके से काम देते हैं, और वो उसको करने के लिए अपनी डिस्क्रिशन खुद यूज करता है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको नहीं, ये नहीं बोल सकते कि इस तरीके से काम करो या इस तरीके से काम करो। वो अपनी डिस्क्रिशन यूज करता है कि क्या मोड यूज करना है, क्या टाइम लगाना है किस चीज के अंदर, वो सारी चीजें अपने अपने आप वो करता है। एम्प्लॉयर का ऑर्डर वो नहीं लेता। तो अगर एक जनरल आप सेंस के अंदर देखें तो एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होता इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट्स के लिए, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि कब एक मास्टर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी लाइबल हो जाता है। अपने सर्वेंट के लिए तो होता ही होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी कब लाइबल हो जाता है। इससे पहले हम लायबिलिटी ऑफ व्हीकल ओनर्स को देखते हैं, फिर एक्सेप्शंस की बात करेंगे। जो व्हीकल ओनर्स होते हैं उनकी क्या लायबिलिटी होती है। जैसे अगर आप अपनी व्हीकल वगैरह किसी के पास छोड़ के आते हैं ठीक कराने के लिए, जैसे उसने कोई एक्सीडेंट कर दिया, आप किसी मैकेनिक को, रिपेयरर को या किसी वर्कशॉप के ऑनर को टेस्ट ड्राइव के दौरान मतलब आप उससे गाड़ी लेते हैं, इस तरीके से अगर कोई चीज़ होती है आप उसको इंटरेस्ट करके जाते हैं, आप दे के आते हैं वहाँ पे व्हीकल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस हैं। पहले तो जो केस है वो 1966 का केस है, बी गोविंद राजुल्लू वर्सेस एमएलए गोविंद राजा। इसके अंदर क्या होता है, एक मोटर लोरी होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, वॉज इंटरेस्टेड बाई हिज ऑनर्स फॉर रिपेयर। उसका ऑनर जो है इंटरेस्ट करके जाता है, रख के जाता है ठीक कराने के लिए उसको। जब जो उसका एम्प्लॉय होता है वर्कशॉप का, जिसके पास रखी गई थी ये अपनी जो कार रख के गया था, मोटर लोरी जो रख के गया था, वो उसको ड्राइव करता है और उसका एक्सीडेंट कर देता है उससे। तो यहाँ पे कोर्ट क्या हेल्ड करता है, मद्रास हाई कोर्ट क्या हेल्ड करता है कि जो लोरी थी वो का जो ओनर है वो वाइकेरियसली लाइबल नहीं होगा, क्योंकि जो ऑनर था वर्कशॉप का वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था और वो सर्वेंट नहीं था ऑनर का। तो इसलिए वो यहाँ पे लाइबल नहीं होगा। इसलिए हमने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और सर्वेंट के बीच के डिफरेंस को देखा था। ऐसे ही आपके पास एक केस के फैक्ट्स आते हैं, देवेंद्र सिंह वर्सेस मंगल सिंह, AIR 1981 का केस है, पंजाब एंड हाई कोर्ट का, हरियाणा हाई कोर्ट का। यहाँ पे क्या होता है, जो देवेंद्र सिंह था वो क्या करता है, अपना ट्रक जो है रिपेयर के लिए एक वर्कशॉप के अंदर देके जाता है। जब वो जो वर्कशॉप के अंदर देके जाता है, जो ट्रक होता है वो ड्राइवन किया जाता है उसके ऑनर के द्वारा वर्कशॉप के, और वो मंगल सिंह को उससे हिट कर देता है, जो कि एक साइकिलिस्ट था, मतलब साइकिल पे जा रहा था, और उसको इंजरीज देता है। तो यहाँ पे ये हेल्ड होता है कि जो ऑनर था वर्कशॉप का वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था और वो सर्वेंट नहीं था ट्रक के ऑनर का। तो जो ऑनर है उसको वाइकेरियसली लाइबल नहीं किया जा सकता वर्कशॉप के ऑनर के नेग्लिजेंस के कारण। लेकिन एक रिसेंट जुडिशियल ट्रेंड के कारण इट इज अलाउड टू कंपनसेशन, अलाउ कर दिया जाता है कंपनसेशन को टू द एक्सीडेंट विक्टिम अगेंस्ट द ऑनर एंड थ्रू हिम इन द इंश्योरेंस कंपनी। अब ये क्यों कर दिया जाता है, इसके लिए केस आता है रामू
रामू तुलाराम वर्सेस अमीचंद का केस आता है, 1988 का केस है ये। इसके अंदर क्या होता है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो बोलता है जब कार जो है गराज के अंदर मान लीजिए आपने रिपेयर के लिए दी, तो जो उसका कंट्रोल था कार का वो ट्रांसफर हो जाता है ऑनर को। तो जब ये ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट होती है कि एजेंसी क्रिएट होती है जो गराज ओनर के साथ, कार ओनर की। तो जो ऑनर है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाइकेरियसली लाइबल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब यहाँ पे क्या था, क्योंकि एजेंसी बन गई तो वो उसका क्या बन गया, एजेंट बन गया। तो जहां पे एजेंसी आ जाएगी वहां पे जो प्रिंसिपल होगा वो वाइकेरियसली लाइबल हो जाएगा। अब ये बात हमें समझ आ गई। अब हम आते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर। किसकी एक्सेप्शंस के ऊपर? कि जहां पे जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है वो भी लाइव उसके एक एक्ट के लिए जो मास्टर है या जो आपका हाँ मास्टर है वो लाइबल हो जाता है। अदरवाइज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए लाइबल नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे वो लाइबल हो जाता है। मास्टर सिर्फ किसके एक्ट के लिए लाइबल होता है, सर्वेंट के लिए, लेकिन इन एक्सेप्शंस के अंदर वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी लाइबल हो जाता है। तो सबसे पहले वेयर कॉन्ट्रैक्टर इज एम्प्लॉयड टू डू एन इलीगल एक्ट, जहां पे आप किसी इलीगल एक्ट के लिए उसको रखते हो अपने पास, तो वहां पे अनडाउटेडली जो प्रिंसिपल है वो लाइबल हो जाता है वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन आती है। फिर आती है सेकंड एक्सेप्शन, वो बोलती है कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंटली एम्प्लॉयड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज विच वन इज बाउंड टू डू प्रॉपरली, कि कॉन्ट्रैक्टर को नेग्लिजेंटली एम्प्लॉय किया जाता है ऐसी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए जिसको कोई करने के लिए बाउंड होता है, प्रॉपरली करने के लिए बाउंड होता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, मतलब इट इज अ फंडामेंटल डॉक्ट्राइन ऑफ द लॉ कि मास्टर एंड सर्वेंट जो होते हैं मतलब जो मास्टर होता है वो सर्वेंट के एक्ट के लिए लाइबल होता है, मतलब जो भी वो ड्यूटीज करता है तो उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए कोई इंजरी वगैरह अगर होती है, चाहे सर्वेंट उसको नेग्लेक्ट कर रहा हो, मतलब उसकी नेग्लिजेंस के कारण हो, तब भी जो ये मास्टर होता है वो उसके लिए लाइबल हो जाता है। फिर तीसरी एक्सेप्शन क्या आती है, तीसरी एक्सेप्शन आती है वो बोलती है वेयर द एक्ट विच द कॉन्ट्रैक्टर इज एम्प्लॉयड टू डू इज वन विच इफ डन बाय द एम्प्लॉयर वुड दो लॉफुल इन इटसेल्फ बी डन इन एट हिज पेरिल, कि भाई अगर जो एक्ट उसने कॉन्ट्रैक्टर को करने के लिए दिया है अगर वो उसके खुद के द्वारा किया जाता है, एम्प्लॉयर के द्वारा, लॉफुल तो होता अपने आप में, लेकिन वो अपने खुद के पैरल के ऊपर करता उसको। अब क्या बोलता है ये, बहुत ही अभी मैंने आपको इससे पिछली वीडियो के अंदर समझाया था, जो कौन सा कंसेप्ट था, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट, जो रिलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस आता है। तो ये वही वाली बात हो रही है, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात हो रही है कि जहां पे जो अगर वो काम खुद करता, जैसे यहाँ पे रिलैंड ने अपनी प्रीमिसेस के ऊपर रिजर्वर बनाया था कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक्ट के लिए लाइबल हो गया। अदरवाइज तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था, वो लाइबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर इसको वो खुद कर रहा होता अपने पैरिल के ऊपर तो वो लाइबल होता। तो इसका मतलब यहाँ पे रिलैंड जो है वो लाइबल हो जाएगा इस थर्ड एक्सेप्शन के कारण। यही केसेस आपको बोर वर्सेस पिएट के केस के अंदर, डेल्टन वर्सेस एंगस के केस के अंदर, मंगा भाई वर्सेस ईश्वर भाई के केस के अंदर, इन सब के अंदर यही चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर चौथी एक्सेप्शन आती है जैसे क्रिएशन ऑफ डेंजर्स ऑन हाईवे, हाईवे के ऊपर काम देते हैं करने के लिए, वो वहां पे डेंजर होता है, गाड़ियां वगैरह चल रही होती है, तो उस जगह पे क्या है जहां पे कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय किया गया है कुछ डेंजरस एक्ट करने के लिए हाईवे के ऊपर, तो उसको गारंटी देनी होती है सेफ्टी की। जो भी वहां से पास हो रहे हैं उस रोड के ऊपर से, अगर कोई भी डैमेज या कोई भी इंजरी हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्टर के कारण, तो वहां पे जो मास्टर होता है वो लाइबल हो जाता है। मतलब जैसे आपने एक हाईवे के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ काम करने के लिए दिया, अब वो यहाँ काम कर रहा है तो उसकी ड्यूटी है कि यहाँ पे वो सेफ्टी मेंटेन करेगी, जो इस रोड से जो भी जा रहे हैं उनकी सेफ्टी मेंटेन रहे। अगर उनको कुछ भी होता है तो यहाँ पे जो मास्टर होगा जिसने इस कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉय किया था वो लाइबल हो जाएगा। ग्रे वर्सेस पुलिन का केस आता है यहाँ पे, टेरी वर्सेस एस्टन का केस आता है यहाँ पे, यही फैक्ट्स आपको मिलेंगे, इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिफ्थ एक्सेप्शन आती है जहां पे कोई हजार्डियस एक्ट्स के लिए उसको हायर किया जाता है, किसको, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, एक्स्ट्रा हजार्डियस,
जो एक्स्ट्रा हजार्डियस होते हैं, बहुत ज़्यादा हजार्डियस होते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे मतलब स्पेशल डेंजर होता है कोई, तो वहाँ पे फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मास्टर के ऊपर आ जाती है और मास्टर वहाँ पे लाइबल रहता है। हनीविल एंड स्टीन वर्सेस लार्किन ब्रॉस का केस यहाँ पे फेमस है। तो इतनी अभी हमें चीज़ें पता चली कि क्या होती हैं। इसके बाद इसके अंदर अगर हम एक और वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर जो सर्वेंट था वो मास्टर के कंट्रोल के अंदर नहीं था, तो वहाँ पे क्या होगा। मतलब ये टॉपिक अभी बहुत वाइड है, इसके अंदर हमने बेसिक समझे वाइकेरियस लायबिलिटी के। हॉस्पिटल केसेस होते हैं, हॉस्पिटल में किस तरीके से लायबिलिटी आती है स्टाफ के ऊपर या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, या फिर कैजुअल डेलीगेशन होती है वहाँ पे किस तरीके से देखते हैं। या फिर मान लीजिए सर्वेंट कोई फ्रॉड करता है, या सर्वेंट कोई थेफ्ट करता है, या सर्वेंट कोई मिस्टेक करता है, सर्वेंट कोई नेग्लिजेंस करता है, या फिर कोई एक्ट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या बाहर जाके किया जाता है, मतलब जिसके लिए उसको एम्प्लॉय नहीं किया गया था, तो उस तरीके की चीज़ें, इंट्रा वायरस टोर्ट्स, अल्ट्रा वायरस टोर्ट्स, या फिर नेग्लिजेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द सर्वेंट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम आगे और वीडियोस के अंदर देखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फिर हम इन सारी चीज़ों को, इनके अंदर जो केसेस हैं कि इफेक्ट्स ऑफ एक्सप्रेस प्रोहिबिशन अगर किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कौन से केसेस आते हैं। या फिर हम देख सकते हैं वाइकेरियस लायबिलिटीज, जो स्टेट की वाइकेरियस लायबिलिटी होती है। और हमारे पास एक बहुत फेमस केस आता है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस बोलते हैं। उसके अलावा एक्ट्स ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स क्या होंगे, या फिर अगर जो मिलिट्री सर्वेंट्स होते हैं वो कोई नेग्लिजेंस करते हैं तो वो किस तरीके से लाइबल होंगे। तो उन सारी चीज़ों को हम आगे आने वाली वीडियोस में देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही बेसिक को समझते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है, उसके अलावा इसके रीजंस क्या होते हैं हमने समझे, प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है, कैसे लाइबल होते हैं, मास्टर सर्वेंट कैसे लाइबल होते हैं, पार्टनर्स कैसे लाइबल होते हैं, और जो सर्वेंट है उसके जगह पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कब किन एक्सेप्शंस के अंदर लाइबल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इन बेसिक्स को समझा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैंने अभी बातें बताई उनको समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।